हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने जा रहे चैप्टर नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर कि आपने चैप्टर नंबर 1 से शुरू नहीं करे। हाँ, उसका कोई रीजन है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कुछ वक्त बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 भी करेंगे। पहले कोई सेकंड चैप्टर से हम शुरू कर रहे, 8-10 चैप्टर करेंगे और उसके बाद में हम फिर चैप्टर नंबर 1 भी कवर करेंगे। जब आप ये चैप्टर नंबर 10 तक के कर लोगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे, तो आपको वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब सेकेंड चैप्टर है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, हम इंडिया में चार्टेड अकाउंटेंट कहते, वो यूएस में इसको सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहते। तो उनका इंस्टीट्यूट है ये AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA। उसने अकाउंटिंग को जो डिफाइन करा है वो कहता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। अब ये उसने अकाउंटिंग की मीनिंग बताया। मैं बोलूंगा भाई ये अकाउंटिंग की मीनिंग, तो अगर आपको बोलूं कि बताओ, तो कुछ भी नहीं समझेंगे मीनिंग। आप याद कर लोगे जो शायद 10 तक करके आए, रट्टा मारे, हाँ, वैसे कर सकते हो। लेकिन ये अकाउंटिंग की मीनिंग आप 50 बार भी पढ़ोगे तो समझ में यहाँ पे नहीं आएगी। इस मीनिंग को समझने के लिए हमको एक प्रोसेस समझना जरूरी होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अब हम उस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे और उसके बाद वो प्रोसेस को समझे बाद फिर हम इस मीनिंग पे आएंगे, और आप उसके बाद आपको इस मीनिंग की हर एक चीज, हर एक पार्ट यहाँ पे समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब आप अपने पहले तो कह दो भाई नोटबुक आप परचेस करो, मोटी लेना, 300 पेजेस के, अकाउंट में बहुत लगता है आपको। उसके बाद प्रॉपर आप हेडिंग दो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस। चैप्टर नंबर 1 में कोई क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े बहुत होंगे, मेन क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी चैप्टर है। तो जैसे जैसे वक्त आएगा वो थ्योरी जहां जहां पे जरूरत रहेगी मैं आपको बोलते जाऊंगा। और जब आप फेमिलियर हो जाओगे सारी चीजें अकाउंटिंग से, तो कुछ समय बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे, तो आपको और ज्यादा अच्छे से वहां पे समझ में आएगा। इस वजह से उसको अभी हम शुरू नहीं करें, और हमेशा मैं चैप्टर नंबर 2 से ही शुरू करता हूं। आप प्रॉपर अपने नोटबुक में हेडिंग दो अकाउंटिंग प्रोसेस, जो मैं कह रहा हूं आप करोगे, अकाउंटिंग प्रोसेस हेडिंग दो। और जो जो मैं लिखता हूं उसको ध्यान से सुनना तो है, और साथ में आपको नोटबुक में अपने लिखना भी रहेगा। वैसे आपको जो नोट्स दिए गए उसके शुरुआत में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये सब लिखी हुई, लेकिन ये नहीं भी लिखे तो चलेगा बेटा। लेकिन अगर आप चाहते हो तो एक काम करिए, अकाउंटिंग प्रोसेस आपने हेडिंग दो चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये जो मीनिंग लिखी इसको पहले लिख दो, फिर अपन इसको बाद में इसके नीचे अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे, फिर इस पे वापस आएंगे और हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, आप नोटबुक में लिखो, और ये चैट बॉक्स में मैसेज से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं कह रहा हूं उस चीज पे, हैव टू कॉन्सेंट्रेट, तो आपको और ज्यादा अच्छे से वो चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो यहां पर आप लिखेंगे इसको, इसको लिख लो। आप लोग एक काम करो, मैं 1-2 मिनट रुकता हूं, आप अपने नोटबुक, इवन तो आपके नोट्स में प्रिंटेड है, ओके, आप शुरुआत में देखोगे तो जहां से नोट्स आपके शुरू है वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आप लिख लो इसको। ओके, मैं 2 मिनट वेट करता हूं, जल्दी लिखेंगे बिना बातें करे। ओके, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग लिखो, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं। ओके, अकॉर्डिंग टू, आप यहां से देखिए भी, लेकिन मैं एक बार मैं भी, अकॉर्डिंग टू AICPA इज अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ओके, इसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है और रेगुलर क्लास अटेंड करना है। रेगुलर, एब्सेंट ये सब नहीं, वीडियोस छोटे सब चीजें नहीं करेंगे, रेगुलर आप लोग क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये मीनिंग पे अपन वापस आएंगे, मीनिंग को भूल जाओ, ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, इस पे अपन वापस आएंगे। लेकिन इस मीनिंग को समझना ये बहुत जरूरी है
कि एक कंसेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस। और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में बात करिए। और जो चीजें मैं क्लास में कहता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, इसको आप जल्दी लिख लो पहले अगर नहीं लिखे तो। चीजें मैं जो क्लास में कहता हूं, एग्जाम्पल जो देता हूं, वो साथ साथ में आप लिखते जाना। जब आप रिवीजन करोगे, जब आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इसके नीचे अब आप हेडिंग दोगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस एक सिंपल सी हेडिंग देना इसके नीचे, चैप्टर नंबर 2 चला, और आप फिर जैसा जैसा मैं कह रहा हूं इसको लिखते जाना बेटा। अकाउंटिंग जो होती है बेसिकली हमने का प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा। अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग जो लेन देन होती है हमारी, उस लेन देन को लिखने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्यों अकाउंटिंग लिखी जाती है? क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग इतने सारे ट्रांजैक्शन होते, उसको हम दिमाग में नहीं रख पाते, तो हम उस अकाउंटिंग को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, ताकि हमको उसका परफॉर्मेंस पता चले कि कैसा हम परफॉर्म करें, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सबसे पहली बात अकाउंटिंग में ये आती है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहली चीज आती है बेटा कि एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो उसको और परफॉर्मेंस पता रहे, बहुत सी चीजें चाहता है पता लगाना। उसमें से मैं एक चीज कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस वो पता लगाए। जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। क्या नाम है इस कंपनी का? नाम है टाटा मोटर्स। ओके, तो ये टाटा मोटर्स है। ये कंपनी चाहेगी कि इसके ओनर चाहेंगे कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बताओ, तो आप जिस कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका हिसाब किताब आप कर रहे हो, उसे हम एंटिटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमने एग्जाम्पल लिए टाटा मोटर्स। हम एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का हिसाब किताब लिख रहे हैं, उसकी लेन देन लिख रहे हैं, तो टाटा मोटर्स को हम कहते हैं एंटिटी। सो यहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ये और इंडिविजुअल क्या है मैं उस पर आता हूं। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल उस बुक्स ऑफ अकाउंट are being maintained, जिसके लिए आप ये अकाउंटिंग, जिसका हिसाब किताब, जिसका लेन देन आप ये लिखना चाह रहे हो, जिसका लेन देन आप लिख रहे हो, उसे एंटिटी कहते। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है, सर एंटिटी क्या बिजनेस ही हो सकता है क्या कोई? अकाउंटिंग के, चलो ये टाटा मोटर्स के कोई ओनर्स होंगे, मैं भी एक की बात करता हूं, उसमें से एक रतन टाटा, कोई ओनर्स होंगे। ओके, तो मैंने कहा कि इसके जो भी ओनर होंगे, वो ओनर ये जरूर चाहेंगे, बेटा कि इस बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। तो क्या बताओ, या एंटिटी जो है, आप किसका हिसाब किताब लिखने चाह रहे हो? आप उनके ओनर का हिसाब किताब नहीं लिख रहे हो, हम लिखने जा रहे हैं टाटा मोटर्स का हिसाब किताब। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर जो ओनर है और वो उसी का तो बिजनेस है, वो एक ही तो लोग है। मैं कहता हूं नहीं, वो एक नहीं। अकाउंटिंग की दुनिया में ओनर एक अलग इंसान होता है, उसका बिजनेस एक अलग होता है। तो आप किसका हिसाब किताब लिखना चाहते हो? मैं कहता हूं कि मैं यहां पे बिजनेस का हिसाब किताब रख रहा हूं, तो हमारी एंटिटी टाटा मोटर्स हो जाएगी। हम उसके ओनर्स का हिसाब किताब लिखना चाहते हैं, तो वो एंटिटी ओनर्स हो जाएंगी। तो क्या दोनों अलग है? हाँ, बिल्कुल दोनों अलग है। अब आप समझेंगे मेनली, लेकिन हम बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। अब ये ओनर की और बिजनेस की आइडेंटिटी क्यों अलग अलग? अकाउंटिंग की भाषा में, अकाउंटिंग में इन दोनों को अलग क्यों मानते? आप इसका लॉजिक समझो। इसीलिए मानते कि हम अकाउंटिंग होती वो चीज है कि हम हिसाब किताब लिखते, लेन देन लिखते, हम उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते। मैं कहता हूं कि कोई बिजनेस है टाटा मोटर, उसके जो खर्चे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉइज को जो सैलरी दिया, वो उस बिजनेस के खर्चे है। तो मैंने कहा ये ओनर है और ये बिजनेस है, ये दोनों अलग होते हैं अकाउंटिंग में। भलाई वो उसका ओनर, मतलब वो बिजनेस का ओनर वो है, लेकिन अकाउंटिंग में दोनों अलग है। अब क्यों? उसका लॉजिक है। मैं कहता हूं कि बिजनेस के कुछ खर्चे हैं, उसके रेंटल हो सकता है, वो किसी को सैलरी देता होगा, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल आते होंगे उस बिजनेस के, वो खर्चे।
अगर ओनर अपने पर्सनल खर्चे भी बिजनेस के खर्चे में लिखने लग गया, अगर अकाउंटिंग करते वक्त दोनों को एक ही मान लिए और ओनर अपने खर्चे भी बिजनेस के खर्चे में लिखने लगा, वो अपने घर के खर्चे भी अगर बिजनेस में लिखने लगा, तो क्या होगा, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस रहेगा, उसका जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो सही नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि उस बिजनेस के खर्चों में ओनर के पर्सनल खर्चे भी लिख दिए गए, तो वो बिजनेस आपका सही प्रॉफिट और लॉस आपका अकाउंटिंग नहीं बताएगा। अकाउंटिंग का जो पर्पस है हमारा, वही फुलफिल नहीं होगा जब दोनों के खर्चे या इनकम हम मर्ज करते। अब मेन बिजनेस की ही अकाउंटिंग करी जाती है, लेकिन चाहे तो हम कोई इंडिविजुअल इंसान, वो ओनर अपनी भी अकाउंटिंग करा सकता है, उसमें एंटिटी वो ओनर हो जाएगा फिर। अब इस चीज को समझेंगे तो क्या सर हर बिजनेसमैन अपनी अकाउंटिंग कराता है? बिजनेस की कराता है, अपने खुद के। बेटा ओनर जो रहता है उसके कोई बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं रहते, अनलेस एंटिल वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़ों अरबों रुपए के उनके खुद के ट्रांजैक्शंस होते होंगे, तो वो अपनी खुद की भी अकाउंटिंग कराते हैं। लेकिन कोई छोटा व्यापारी मार्केट में बैठा हुआ है बेटा, वो छोटा व्यापारी जो मार्केट में बिजनेसमैन बैठा, भाई उसकी दुकान ही सब कुछ है, उसके कोई बड़े, उसके पर्सनल, उसके कोई बहुत बड़े ट्रांजेक्शन नहीं होते, और उसको कोई चाहत भी नहीं कि मेरा कितना है एसेट है, क्या उसको रिकॉर्ड, उसको बिजनेस का परफॉर्मेंस देखते, वो बिजनेस की ही अकाउंटिंग कराता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस की कराओ, कोई ओनर अगर अपनी कराना चाहे तो अपनी खुद की इंडिविजुअल अकाउंटिंग, अपने परफॉर्मेंस, मतलब कितनी एसेट्स है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा है उसका पर्सनल घर, उसका पर्सनल फर्नीचर, उसको भी लिख सकता है, वो भी अलाउ है। लेकिन जनरली हम किसकी अकाउंटिंग करते बेटा? बिजनेस की करते। हमेशा ख्याल रखना, जब भी हम अकाउंटिंग क्या होती है, सरल भाषा में बोलूं तो ये एक लेन देन को लिखने को अकाउंटिंग कहते हैं। लेकिन जिसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे, जिसकी वो अकाउंटिंग कर रहे, उसको हम एंटिटी कहते हैं। हम ये चाहते हैं बेटा, तो मैं पूरे एग्जाम्पल में जब आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, हम यहां पे अकाउंटिंग प्रोसेस में पूरे हम किसको मानते हैं, सॉरी किसको मानते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे एंटिटी, हम अपने एग्जाम्पल में ले लेते बिजनेस को, टाटा मोटर्स, ये हमारे एंटिटी है। अब ये टाटा मोटर्स की सपोज अपन ऐसा अज्यूम करते हैं, अपन अकाउंटिंग कर रहे, अब हम टाटा मोटर्स की अकाउंटिंग करने का हमारा उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, पर्पस क्या है? हम चाहते हैं कि ये कंपनी का मैं पता लगा सकूं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भाई वो कैसे पता चलेगा? लिखने से पता चलेगा बेटा, लिखने से पता चलेगा मेरे को। तो एंटिटी हमारे इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है। हम अभी टाटा मोटर्स को अपनी एंटिटी मान रहे, ओके, हम टाटा मोटर्स की अकाउंटिंग कर रहे। क्यों कर रहे? कि हम ये चाहते हैं कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो, वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। क्या हमें किसी से लेना है क्या? क्यों? कभी हम उधारी में बेचते हैं तो हमें किसी से पैसा लेना होता है, हम उधारी में खरीदते तो हमें किसी को पैसा देना होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या किसी से पैसा लेना है कि किसी को पैसा देना है। वो क्या एज ए ह्यूमन बीइंग याद रहेगा? हजारों कस्टमर्स रहते, नहीं याद रहता सर, वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं, कोई रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब किसी से पैसा लेना, पेबल मतलब किसी को पैसा देना है, वो हम पता लगाना चाहते हैं। ये चीज हुई। अब ये टाटा मोटर्स जो है ये हमारा एंटिटी है, हम इसका प्रॉफिट और लॉस पता लगाने चाहते हैं। ये पहली प्रोसेस की पहली स्टेप है, ये स्टेप्स है, दिस इज स्टेप नंबर 1। तो आपने यहां से स्टार्ट किए, ये पहली स्टेप थी कि भाई पहले तो ये तय करो किसकी अकाउंटिंग करो, किसका हिसाब किताब लिखना चाहते हो। तो हमने कहा हमारा उसे हम एंटिटी कहते हैं, हमारे केस में टाटा मोटर्स हमारी एंटिटी है, हम उसका हिसाब किताब लिखना चाहते हैं, हम उसका प्रॉफिट, उसका या लॉस, उसका परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और कई रीजन भी होते हैं अकाउंटिंग के, टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है हमारा परफॉर्मेंस कैसे। मैं आपको समझाने कह रहा हूं कि हमें वन ऑफ द रीजन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब दूसरी कड़ी, मैं पहले ही कह रहा हूं ये एक स्टेप्स है, ये स्टेप नंबर 1 इज एंटिटी। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि किसकी बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मैं आता हूं बेटा सेकेंड, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 आती है हमारा ट्रांजैक्शन। मैंने कहा कि स्टेप नंबर 2 क्या होता है बेटा? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा?
सरल भाषा में कहो कि बिजनेस डीलिंग जो होती है हमारी, जिस चीज को हम पैसे में तोल सकते, पैसों में मेजर करते हैं, उसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बेटा ए बिजनेस डीलिंग, ये आपको लिखते जाना, स्टेप नंबर 2 इज ट्रांजैक्शन। ओके, तो फर्स्ट ए बिजनेस डीलिंग्स which can be measured and expresses in terms of money, in terms of money okay, business dealing which can be measured and okay, which can be measured and expresses, sorry, okay, expresses in terms of money is called ट्रांजैक्शन। अब समझते क्या और अच्छे से हम समझेंगे बेटा। इसका मतलब ये होता है बेटा कि कुछ चीजें हमको ख्याल रखना, हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन कोई बिजनेस में होती है तो उसमें मिनिमम 2 पार्टी होती है। हमने कहा कि एक पार्टी उसमें हमेशा एंटिटी होती है। क्या कहा बेटा? मिनिमम 2 पार्टी होती है, एक पार्टी हमेशा एंटिटी होते। हमारे केस में टाटा मोटर्स हमने लिए बेटा, टाटा मोटर्स हमने लिए, ये एक पार्टी होती, पार्टी नंबर 1। और ये पार्टी जो एक होती है ये हमेशा, ये कौन होती है बेटा? एक पार्टी हमेशा उसमें एंटिटी होती है। अरे भाई जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका हिसाब किताब प्रॉफिट आप जानना चाहते हो भाई, तो कैसे जानोगे बेटा? जो अब उसको रिकॉर्ड करोगे और उसी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना। अभी आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हो, तब उसके जिससे भी ट्रांजैक्शन हुए टाटा मोटर्स के, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो टाटा मोटर्स वो 2 पार्टीज में एक होंगी। तो हमेशा ख्याल रखेंगे हमारे पास कितने रहेंगे? मिनिमम 2 पार्टीज होती है। मिनिमम कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टी होती है। अब ये एक पार्टी उसमें से हमेशा कौन सी रहेंगी? हमारी एंटिटी। जब भी तो हम लिखेंगे ना एंटिटी के किससे ट्रांजैक्शन में, तो हमेशा एक पार्टी उसमें से एंटिटी रहेगी। अब इस चीज को समझो, ये कितने लोगों से टाटा मोटर्स में एग्जांपल देता, कितने लोगों से ये ट्रांजैक्शन लेन देन करते होंगे। अब देखते हैं एग्जांपल, टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चर करती, वो कार बनाती है बेटा। अब कार बनाती है तो बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर आती होंगी, फिर मैन्युफैक्चर करती होंगी, फिर उसमें इंजन लगा है, नट बोल्ट लगा है, टायर्स लगा है, स्टीयरिंग लगा और फिर कार बनती होगी। तो ये टाटा मोटर्स को जो सप्लाई करते होंगे रॉ मटेरियल, उसे हम कहते सप्लायर। अब मुझे बताओ यहां पे टाटा मोटर्स की इससे लेन देन, हमेशा ट्रांजैक्शन ये है क्या बेटा? ट्रांजैक्शन इज व्हाट, सॉरी, ट्रांजैक्शन में क्या होता है? एक तो मिनिमम 2 पार्टीज होती है बेटा, और यहां पे सेकेंड पॉइंट जो होता है उसमें गिव एंड टेक होती है, गिव एंड टेक होती है। अब आप समझो इस चीज को बेटा। तो मैंने कहा मिनिमम 2 पार्टी, टाटा मोटर्स हमारी एंटिटी, उसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो हमने कोई गुड्स कर, हमने भाई रॉ मटेरियल बुलाए, स्टीयरिंग हम मैन्युफैक्चर करते, कार बनाती है टाटा मोटर, तो उसको भी तो कुछ लगता होगा ना, टायर लगते हैं भाई, उसमें इंजन लगता है ना, उसमें स्टीयरिंग लगता है, सारी चीजें लगती है। तो उसके लिए हो सकता है खुद ही अपनी कंपनी बनाता हूँ, लेकिन बनाने के लिए भी तो चीजें खरीदना पड़ेगा ना, तो उसका एक सप्लायर होगा, वहां से उसने रॉ मटेरियल खरीद के लाया। तो हर ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 पार्टी और उनमें कुछ लेन देन हुआ है। कमर्शियल दुनिया है वहां पे, इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दी और मिल कुछ नहीं रहा है बेटा, ठीक है। वर्चुअल प्रॉफ्स अलग चीज है, वो सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ठीक है। मगर बिजनेस की दुनिया में गिव एंड टेक होता है, आप कुछ देते हो उसके बदले में आपको कुछ मिलता है बेटा। अब आप देखो सप्लायर तो इसने रॉ मटेरियल हमको दिया, लेकिन अगर मैं कहता हूं रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? रॉ मटेरियल क्या है? जिससे हम कोई चीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें जो छोटी छोटी चीजें लगती है फिर बनती है, उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चर करते तो हमने नट बोल्ट बुलाए, फिर कार में स्टीयरिंग लगता होगा, फिर वो ब्रेक रहते, इंजन रहता है, तो हमने कहीं से खरीद के लाया, दैट इज रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल आता है और उसको सब फिर असेंबल करते, फिर बनाते, फिर देन कार मैन्युफैक्चर होती है। ओके,
तो हमने रॉ मटेरियल बुलाया बेटा, तो हमारे पास कुछ आया और हमारे पास से कुछ जाएगा बेटा, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं, इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो मेरे पास क्या आया होगा बेटा, मेरे पास यहां पर आया रॉ मटेरियल, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। अब उसके बदले में मैंने सप्लायर कोई होगा, उसका नाम होगा, कोई एबीसी कंपनी कोई होगी। अब उसके बदले में मैंने उसको क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, कैश। या हो सकता है इसे कैश ट्रांजैक्शन जीते, आपके पास कोई चीज आई और आपने उसको पैसा दिया, इसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास वो गुड्स तो आ गया, वो रॉ मटेरियल तो आ गया बेटा, ठीक है। अब वो रॉ मटेरियल तो आ गया जिससे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल तो आ गया जिससे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे बेटा। उसके बदले में आपके रॉ मटेरियल सपोज आप सप्लायर हो, आप और मैं, आपने सप्लायर हो, आपने मेरे को रॉ मटेरियल दिए, मैंने बोला चलो अब मैं इस सामान से कार बनाऊंगा, लेकिन मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा ना। तो या तो मैंने आपको पैसा दे दिया, तो मेरे वो एरो देखो, एरो पे ध्यान दो, मेरे पास ये आया और मेरे पास से ये गया, तो मेरे पास से पैसा गया। मगर हो सकता है बेटा बिजनेस की दुनिया में ऐसा भी होता है कि मैंने कहा कि मैं कैश अभी नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कहते हैं, तो इसको पेबल कहते हैं बेटा। पेबल का मतलब देना है, अभी दिया नहीं, देना है। तो हो सकता है इसको क्रेडिट उधारी में कहते हैं कि मैंने आपसे कोई चीज लिया, उसका पैसा मैं बाद में दूंगा, अभी दे दिया तो कैश इमीडिएटली चाहिए। पेबल मतलब देना है, पेड नहीं बोला, पेबल। पेबल का मतलब होता है देना है, और वो मैं आपको बाद में दूंगा, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी में कहते हैं। तो देखो यहाँ पे दो पार्टी, एक सप्लायर, एक टाटा मोटर्स, हमेशा लेन देन होती है। अब मैं कहता हूं सपोज यही टाटा मोटर्स ने बेटा यहां पे गुड्स को, ये टाटा मोटर्स ने क्या करा, कार बनाया और कार बेचा। अब जब इसने कार बेचा तो कोई कस्टमर होंगे जिनको बेचा बेटा, है ना, कस्टमर होंगे, सॉरी, कस्टमर होंगे आपके यहाँ पे, और कस्टमर को इसने यहाँ पे बेचा। अब एक कस्टमर को यहाँ पे बेचा तो इसके पास से क्या गया, इसके पास से कुछ गया होगा ना, तो इसके पास से सेल्स हुआ, इसने वो कार बना के बेचा तो सेल हुआ। जिस चीज में इंसान डील करता है, जो बेचता है, उसे गुड्स कहते हैं। वैसे डिक्शनरी में गुड्स का मीनिंग होता है फिजिकल कोई चीज, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में उसे गुड्स का मतलब होता है जो चीज में आप डील करते हो, है ना, बिजनेस डील कर, जिस चीज में आप बिजनेस करते हो, जो नेचर ऑफ बिजनेस आपका, उसको गुड्स कहते हैं। तो हमने सेल, उसने गुड्स किया, वो कार मैन्युफैक्चर किया और उसको बेचा। अब गई, हमेशा लेन देन होती है, दो पार्टी, तो देखो टाटा मोटर्स यहाँ पे और दूसरी पार्टी कस्टमर हो सकता है। जैसे आपने कार खरीदे तो टाटा मोटर्स की एग्जांपल नैनो कार के, तो टाटा मोटर्स ने बेचा, वो एक पार्टी टाटा मोटर्स, आपने खरीदा आप दूसरी पार्टी। तो मैं कहता हूं कि ये एक लेन देन है कि हमारे पास से वो गुड्स गया, तो उसके बदले में बेटा हमारे पास कुछ आएगा, उसके बदले में हो सकता है कि उसने हमें इमीडिएटली क्या दे दिया बेटा, इमीडिएटली उसने हमें कैश दे दिया, है ना, इमीडिएटली क्या दे दिया उसने हमको, कैश दे दिया। ये उसने बोला नहीं मैं बाद में दूंगा। तो आप हमेशा हमेशा ख्याल रखना, जब अकाउंटिंग करते तो अपने आप को एंटिटी समझना। तो आप सबके सब अभी अपने आप को टाटा मोटर्स समझो। टाटा मोटर्स आपकी और मेरी तरह चल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में हम इन ऑर्गेनाइजेशन को भी एक एंटिटी मानते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। वो आपकी और मेरी तरह नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आप हर कोई अभी अपने आप को टाटा मोटर्स समझो। अब आप बताओ, आपने बेचे बेटा, ये रूल है, जब भी अकाउंटिंग करेंगे एंटिटी की जगह पे अपने आप को रखना और सोचते जाना। आपने बेचे तो भाई आपके पास से वो गुड्स चला गया, सेल हुआ, लेकिन उसके बदले में कैश आ गया तो वो कैश रिसीव हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपने उधारी में बेचे, खरीदे नहीं, उधारी में बेचे, वो पैसा बाद में आएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रिसीवेबल। अब देखो रिसीवेबल मतलब पैसा जो आने वाला है, आया नहीं। उधारी में बेचे तो आने वाला है, कैश में बेचे तो फट से पैसा आ गया। देखो यहां पे मैंने लिखा था पेबल, मतलब हमने उधारी में खरीदे थे तो हमको पैसे देना था। अपन कौन है, टाटा मोटर्स। बेटा आप कौन हो, टाटा मोटर्स। तो जब आपने इस चीज को खरीदे, आपने जब इस चीज को खरीदे बेटा उधारी में, तो पैसे देना है। यहां पे आपने बेचे तो पैसे लेना है, तो इसलिए रिसीवेबल था और यहां पे पेबल था। अब आप देखो ये टाटा मोटर्स एक एंटिटी है, वो लेन देन हो रही है, जिसको ट्रांजैक्शन, जिसको मनी में मेजर करा जा रहा है, तो उसको वो बिजनेस में उसको लिखना पड़ेगा। दो पार्टी है और गिव एंड टेक होता है। वो गिव एंड टेक हो सकता है इमीडिएटली पैसा दे दो, ये हो सकता है बाद में उसका हो रहा है। अब मैंने कहा यहां पे बेटा
क्या टाटा मोटर्स के सिर्फ इतने ही ट्रांजेक्शन्स होंगे? नहीं नहीं, ये तो बहुत होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब हो सकता है बेटा उसके यहाँ पे उसकी ये ऑफिस है, उसके ऑफिस में बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे जो काम करते होंगे। ठीक है, अब ये एम्प्लॉइज जो है हमेशा गिव एंड टेक है बेटा, कमर्शियल दुनिया है, एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज को टाटा मोटर्स सैलरी देता होगा, है ना। तो टाटा मोटर्स एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, मैं ऐसे कर देता हूं यहां पे। ठीक है, टाटा मोटर्स सॉरी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है बेटा, सैलरी दे रहा है, लेकिन उसके बदले में वो एम्प्लॉयज भी तो हमको कुछ दे रहे, वो हमारे को सर्विस प्रोवाइड करे, हमारे लिए काम कर रहे। तो हम उसको सैलरी दे रहे, लेकिन वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे, वो हमारे लिए क्या कर रहे बेटा, काम कर रहे हैं। तो भाई हो सकता है कि गिव एंड टेक है, हमने उनको सैलरी दी है, उन्होंने हमको काम करके दिए। यही कमर्शियल दुनिया, एक तरफ से नहीं होता कि दी और अगले से कुछ नहीं। तो भाई आपने उनको सैलरी दिए, उसके बदले में उन्होंने आपके लिए काम करके दिए। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स, ऐसा होगा नहीं, मैं समझाने कह रहा हूं बेटा। टाटा मोटर्स का ऑफिस है, उसको रेंटल पे लिया गया है। किस पे लिया गया है बेटा? रेंटल पे लिया गया है। अब अगर इसको रेंटल पे लिया गया है बेटा, तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। अब रेंट पे करना पड़ेगा तो हम उसको पैसा देंगे, कैश देंगे, रेंट देंगे, लेकिन उसके बदले में वो प्रॉपर्टी को उसने हमको यूज करने दिया। तो देखो गिव एंड टेक हो रहा है, दो पार्टी, जिसका भी जो भी इसका लैंडलॉर्ड होगा, है ना, इसका लैंडलॉर्ड जो भी होगा वो एक पार्टी हो गई बेटा, यहाँ पे एक पार्टी इंप्लॉय हो गई, और हमेशा दूसरी पार्टी कौन सी? एक पार्टी हमेशा एंटिटी रहता है। एंटिटी कौन है? हमारा टाटा मोटर्स। तो देखो कितनों से ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब वो ट्रांजेक्शन हो सकता है एक्सपेंस नेचर के, जब उसने जैसे वो रॉ मटेरियल खरीदा, दैट इज एक्सपेंस, सेल्स कर दैट इज इनकम। तो वो हो सकता है कि वो एक्सपेंस हो, इनकम हो, किसी को पे कर तो लायबिलिटी हो सकती है, कभी वो एसेट भी, फर्नीचर भी खरीद सकता है, बिजनेस में मशीन्स लगती है, ऐसे बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इसे हम इसे कहते हैं हम ट्रांजेक्शन। व्हाट डू मीन बाय ट्रांजेक्शन? जिसको हम मनी में मेजर करते, बिजनेस डीलिंग जिसको मनी में हम मेजर और एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं। उसमें हमेशा मिनिमम दो पार्टी रहती है, उसमें से एक पार्टी हमेशा एंटिटी रहेगी, जैसे कि हमारे केस में कौन है? टाटा मोटर्स। तो ये दूसरी स्टेप हुई। पहली स्टेप मैंने कहा कि अकाउंटिंग, पहली स्टेप तक एंटिटी, और एंटिटी के बाद अगर सेकेंड स्टेप थी ट्रांजेक्शन। अब एंटिटी हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया बेटा। भाई अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? अरे भाई इतने ट्रांजेक्शन बोल रहे हो, ऐसे हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होते, क्या दिमाग में वो जाएंगे लाखों ट्रांजेक्शन? नहीं जाएंगे। तो वो ट्रांजेक्शन को लिखना जरूरी होता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा तीसरी स्टेप। ये स्टेप से सारी स्टेप नंबर 1 2 3। थर्ड स्टेप कहते हैं रिकॉर्डिंग, उसको एंट्री भी कहते हैं, एंट्री भी कहते हैं इसको। अब इसको एक और नाम से कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। ये प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री आप इसे क्यों कह रहे हैं सर? ये प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री आप क्यों कह रहे हैं? इसे प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री इसलिए कहते हैं कि पहली बार लिखा जा रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन तो हुए, उसको लिखना भी तो जरूरी है। हाँ हाँ सर, लिखना जरूरी है। कैसे लिखते हैं बेटा, कैसे लिखते हैं? अकाउंटिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जैसी मर्जी है वैसा लिख दो, नहीं नहीं नहीं। पहले तो ये प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्रीज को कहते हैं कि पहली बार लिख रहे। मैं लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट एंट्री या फर्स्ट एंट्री इन विच transactions are recorded। ये first book in which transactions are recorded। ओके, तो फर्स्ट एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर, या आप ऐसे कंफ्यूज में फर्स्ट बुक ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो ये पहली बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं बेटा। तो ये हमको बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा सर कि ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक है, और मैंने इसमें लिखना है। मैंने कहा चलो 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 सर ट्रांजेक्शन्स लिख देते, मतलब जितनी भी बिजनेस डीलिंग हो रही है, वो जब लेन देन हो रही है, इसमें लिखना पड़ेगा। लिखना तो पड़ेगा सर। कैसे लिखूं सर, कैसे लिखूं? क्या इसका कोई रूल होता है? मम्मी भी तो घर पे हिसाब किताब लिखते हैं ना, पैसे आते मेड को दिए छोटे, मगर वैसे ही बात नहीं कर रहा हूं। अकाउंटिंग में इसका एक तरीका होता है, उसको कहते हैं सिस्टमेटिकली हमको लिखना है।
सिस्टमेटिकली इसको लिखा जाता है। मतलब इसका कोई तरीका होता है, जो आप रिकॉर्ड करते हो ना, इसमें इसका कोई तरीका होता है बेटा लिखने का, और उस तरीके को कहते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? डबल एंट्री सिस्टम। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो आगे के लेक्चर्स में आने वाला है। लेकिन डबल एंट्री से आप इतना भी समझ लो, हर ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टी इन्वॉल्व होती? दो। लेन देन होता तो डबल इफेक्ट होते, कुछ आएगा तो कुछ जाएगा, लेन देन, इसको डबल, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, कैसे लिखा जाता है, ऑल दैट। लेकिन सिस्टमेटिकली लिखा जाता है, उसके कुछ रूल है, कुछ कायदे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको लिखते हैं। कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स है और डबल एंट्री सिस्टम होता है, उसको फॉलो करके हम बुक्स में लिखते। मैंने कहा क्या सर इसमें आप किस तरीके से लिखते हो? चलो मैं एक बुक लेता हूं, ये मेरे पास एक बुक रखी हुई है। मैंने कहा चलो चलो सर, हमको तो पता चला कि अकाउंटिंग में एक एंटिटी होता है, उसके बड़े ट्रांजैक्शंस होते, उसे लिखना पड़ता है। मैंने कहा चलो अब लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो कैसे लिखूं? मैंने कहा जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा बेटा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है उसको लिखूंगा। मतलब मैं इन ट्रांजैक्शन को लिखता हूं बेटा डेट वाइज। मतलब आप सुबह 11 बजे गए, कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको लिख लिया गया, उसमें टाइम लिखा होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ तो जैसे परचेज हुआ, वो कोई भी ट्रांजैक्शन था, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, एक्सपेंस, रेंट पे की, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सारे खर्चे, एम्प्लॉय की सैलरी एंड ऑल दैट, सेल्स हुआ, पैसा आया, ऑल दैट वी हैव टू रिकॉर्ड इट। तो डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ऑर्डर, ठीक है, आपको लिखना है बेटा। आपके, मैं हमेशा कह रहा हूं, मैं जो लिखता हूं वो लिखा करो, नोट्स में रहेगा आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का चार्ट दिया हुआ है पहले, नहीं तो भी आपको लिखना रहता है, वो आपको बाद में रिवीजन में मदद करेगा। अब आओ वापस, तो ये मेरे पास एक बुक है बेटा, मैं समझाने के लिए इसको कह देता हूं, मैं इसको समझाने के लिए कहता हूं कि ये मेरी कोई बुक है, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते, मोटी सी बुक है, सारे ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते, वो लेन देन जैसी जैसी होती है, मैं इसमें लिखते जाता हूं। ये मेरे एंटिटी टाटा मोटर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसमें मैं लिखते जाता हूं। हर ट्रांजैक्शन लिखा, फिर वो परचेज का हो, सेल्स का हो, सैलरी का हो, रेंट का हो, सब लिखता हूं। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, सबका सब मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं। क्या करता हूं बेटा? सबका सब मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं। अब जब सब की सब चीज मैं इसमें रिकॉर्ड करता हूं, तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन आ गया बेटा। ठीक है, अ क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? एक के बाद एक सॉरी, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते गया वैसे वैसे मैं लिखते गया इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, जैसा जैसा हुआ, 11 बजे हुआ, 12 बजे, 1 बजे, सीक्वेंस में, इन ऑर्डर, इन शॉर्ट सीक्वेंस में मैं लिखने लगा, जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं बेटा जर्नल। इस बुक का नाम क्या है? जर्नल। तो मेरे हाथ में ये जो बुक है, मैं उसको कहता हूं एग्जाम्पल समझाने, ये जर्नल है। इसमें मैं सारे ट्रांजैक्शन जो होते लिखता हूं, उसका कोई तरीका होता है, वो तरीके के बारे में अपन बाद में बात करने वाले, तो इसे जर्नल कहते हैं। लेकिन क्या होता है, बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड रहता है। बिजनेस को कभी लगता है कि नहीं नहीं सर, बिजनेसमैन को लगता है, बिजनेस जो एंटिटी रहता है उनको ये लगता है कि बिजनेसमैन सोचता है नहीं यार, आसान करने के लिए जो अपनी एंटिटी है यहाँ पे टाटा मोटर्स, उसको एक बुक ना बड़ी मोटी हो जा रही है, बड़ा हैवी हो जाता है, इतने ट्रांजैक्शन, ये संभालो संभालो, इतने ट्रांजैक्शन लिखना है। तो अपन ने क्या करे, बड़ी मोटी बुक है, तो अपन ने क्या करे, आसान करने, बिजनेस बढ़ गया, बहुत ग्रोथ है, बहुत काम करना है हमको, तो हमने क्या किए बेटा, हमने और बुक्स भी यहाँ पे मेंटेन करने लगे। तो कुछ एक और बुक होती है, उस बुक का नाम होता है, उसमें भी ऐसी डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसमें भी ऐसा ही रिकॉर्ड करा जाता है जैसे ऊपर है। उसके बाद बेटा यहाँ पे और बुक होती है, उसका नाम है अदर सब्सिडियरी बुक उसको कहते। तो एक मैंने कहा आपसे कैश बुक, ठीक है, एक होती अदर सब्सिडियरी बुक। तो ये कैसी बुक्स है, अब ध्यान से सुनना बेटा, तो कैसी बुक, सब्सिडियरी बुक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुना, अब ये मेरे पास सर क्या जरूरी है, बहुत अच्छे से बातों को समझना, क्या जरूरी होता है कि ढेर सारी बुक मेंटेन करो, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में पहली बार रिकॉर्ड करो? नहीं, ये जरूरी नहीं होता कि ढेर सारी बुक आप मेंटेन करो यहाँ पे, लेकिन बहुत सारी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन बिजनेस की ग्रोथ होती है, वो बिजनेस जब बढ़ता है तो उस बिजनेस में क्या होता है बेटा, उसके लिए अपनी आसान करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए वो ज्यादा बुक मेंटेन करता है। अब इस चीज को अच्छे से समझ लेना, व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज सब्सिडरी बुक, व्हाट इज जर्नल, वो बाद में बात होगी। लेकिन आपको समझना है ये कोई बुक्स है जिसमें ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, उसका कोई तरीका होता है। लेकिन याद रखेंगे बेटा कि क्या जरूरी है तीनों बुक्स मेंटेन करना, ना, हमारे ऊपर है। अब अगर मैं कहता हूं कि नहीं सर मुझको ये दो बुक मेंटेन नहीं करना है, कैश बुक और सब्सिडरी बुक, छोटा सा बिजनेस है, तो मैं सिर्फ जर्नल मेंटेन करूंगा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन 100% ट्रांजेक्शन में जर्नल में लिखूंगा डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन मेरे को लगा बिजनेस बढ़ गया तो कैश के जो ट्रांजेक्शन तो उसकी मैंने एक अलग से बुक मेंटेन का, उसको कहा कैश बुक। तो अब कैश के ट्रांजेक्शन फिर कैश बुक में आ जाएंगे बेटा, तो फिर जर्नल में वो नहीं आएंगे। मतलब अगर आप एक ही बुक जर्नल मेंटेन करो तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल में, अगर आप जर्नल के अलावा कैश बुक भी मेंटेन करते हो तो ऐसा नहीं दोनों जगह लिखो, फिर वो डबल नहीं चौबल एंट्री हो जाएंगी, तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करो, तो चौबल एंट्री सिस्टम नहीं होता कोई। तो आप जर्नल भी है, उसके बाद और एक बुक आपने कैश बुक भी मेंटेन करे, तो जो कैश बुक में अगर आपने लिखे तो वो जर्नल में नहीं आता, ठीक है। तो कैश बुक में अगर लिखे तो जर्नल में नहीं आएगा, लेकिन एक ही बुक मेंटेन करे तो सारा का सारा जर्नल में लिखना होता है। अब सब्सिडरी बुक है, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक में आता है तो फिर वो कैश बुक में और जर्नल में नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट आप रखो, कैश बुक में कैश बुक के आइटम लिखते, सब्सिडरी बुक में सब्सिडरी क्या लिखते हो अपन आगे की बात हो, एक एक करके टॉपिक आगे आते जाएंगे। सब्सिडरी बुक में उसके हमने आइटम लिखे, और जो बच्चे कुछ है वो जर्नल में। मतलब कोई बिजनेसमैन अगर सिर्फ जर्नल मेंटेन करता तो 100% ट्रांजेक्शन जर्नल में, वो बिजनेसमैन के ऊपर अपने ऊपर डिसाइड करता। वो अगर उसको लगता है नहीं बिजनेस बढ़ रहा है, आसान होगा कैश बुक और बुक्स भी मेंटेन करो, फिर अगर कैश बुक और कोई बुक्स मेंटेन करो तो अगर आपने कैश बुक में लिखे तो वो वाला आइटम जो कैश बुक में लिखे वो जर्नल में नहीं आएगा, वो आइटम जो सब्सिडरी बुक्स में लिखा गया है वो जर्नल में नहीं आएगा। कब, जब आप दूसरी बुक्स मेंटेन करते हो और आपने वहां पे लिखे तो जर्नल में वो वाला आइटम नहीं आएगा, बाकी आइटम आएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ आप जर्नल मेंटेन करते हो तो 100% ट्रांजेक्शन सारे के सारे क्या होंगे बेटा, जर्नल में आएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग स्टेज हुई, तभी अपन जर्नल पे बात करते हैं। बुक है, इस बुक का नाम है जर्नल, सपोज मैं जर्नल ही मेंटेन करता हूं समझाने के लिए आप। तो पहली स्टेप कहा मैंने सर की एंटिटी होना चाहिए, तो हमने कहा हमारा एंटिटी है टाटा मोटर्स। दूसरा मैंने कहा कि सर उसके जो ट्रांजैक्शन वो सारे हम लिखेंगे, बिल्कुल। तो ट्रांजैक्शन हमने देखे दो पार्टी होती है, लेन देन होती है बेटा, वो ट्रांजैक्शन हम लिखते हैं सिस्टमेटिकली कोई बुक्स में, उस बुक का नाम है बेटा जर्नल। एग्जांपल समझा रहा हूं, ये मोटी सी बुक का है जर्नल, इसमें मैं सारे के सारे ट्रांजैक्शंस लिखता हूं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको लिखता हूं बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा सोचो कन्वीनियंस के हिसाब से बेटा, अब सोचो, मैंने कहा कि भाई उसके जो फाउंडर आते रतन टाटा जी, और बोले अच्छा अच्छा रिकॉर्ड कर लिए। अब रतन टाटा जी है रिकॉर्ड कर ली मैंने, हाँ हाँ सर कर लिए, देखो देखो ये बुक में आपके सारे ट्रांजैक्शन हुए। बोले चलो चलो बताओ, साल भर में तो अलग अलग ट्रांजैक्शन होते, अभी पिछली स्लाइड में ही आपको बताया, परचेज होता है, सेल, एक दो नहीं होते, हजारों लाखों बार सेल्स होते, हजारों लाखों बार परचेज होते, कितने बार कितने हजारों एम्प्लॉयज होते, उनको सैलरी देते, रेंटल ज्यादा, कितने टेलीफोन में कितने खर्चे होते हैं, उसको सबको आपने इस जर्नल में लिख लिए। और इस जर्नल में जब आपने लिखे, सॉरी, जर्नल में जब आपने इसको लिखे बेटा, तो क्या चीज हुई बच्चों, जर्नल पे लिखने के आपने डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख ली। रतन टाटा जी मेरे पास आए और बोले बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ पूरे साल में सेल्स कितना हुआ। मैंने कहा सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया है, जरा कैलकुलेटर लो। मैंने बोला सर मैं प्लस करता हूं, अच्छा इसमें रेंट भी है, ओहो इसमें तो सैलरी भी है, अच्छा लिख रखा हूं ना भाई जर, मेरे तो रिकॉर्ड लिखा, रिकॉर्ड करके रखा हूं मैंने। अब मैंने बोला अच्छा इसमें परचेज भी, सेल्स भी है, अरे अच्छा ये तो 1 जनवरी की बात है, अच्छा 2 जनवरी को फिर से सेल्स है, एक सेल्स नहीं 2 जनवरी को 500 बार सेल्स हुआ। अरे मैंने बोला यार इसको मैं कैलकुलेट प्लस करने जाऊं तो अगर मैं इसकी टोटल करने लगूं ये तो बड़ा मुश्किल काम है। रतन टाटा जी आए, बोले जुबैर
जल्दी से बताओ पूरे साल का सेल्स कितना हुआ है, मेरे को परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने बोला सर मेरे को एक हफ्ते दो, कैलकुलेटर लेके बैठता और इसका टोटल करता, तो भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लाखों बार सेल्स होते, कितने बार मैं प्लस करूंगा। तो बोले ये क्या बात हुई, तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास जर्नल है इसमें जो पूरे ट्रांजेक्शन करे, एक काम करते हैं इसमें हर तरह के ट्रांजेक्शन जमा हो गए, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, हर तरह के ट्रांजेक्शन इसमें लिखे गए इस जर्नल में। मैंने कहा आसान करते, अगली स्टेप आसान करते। मैंने कहा ये तो प्रैक्टिकली हमारे को मुश्किल जाएंगी, इसमें से सिर्फ जानकारी कोई स्पेसिफिक आइटम की चाहिए, सेल्स के बारे में स्पेसिफिक नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते, अब हमने अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए, डब्बे बॉक्सेस बनाए, समझाने कह रहा हूं। तो हमने कहा कि चलो इसमें से इंफॉर्मेशन उठाओ, तो इसकी सेकंड स्टेज में पहले लिखता हूं फिर मैं आता हूं। सेकंड स्टेप ने थर्ड के बाद हमारी फोर्थ स्टेप आई बेटा। इस फोर्थ स्टेप को कहते हैं अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? अकाउंट। एक लेजर बुक होती है, एक दूसरी बुक होती है लेजर, उसमें ढेर सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। अब वो अकाउंट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक लेजर बुक दूसरी है, उसमें अकाउंट आते हैं। अब समझते क्या होता है। मैंने कहा सर कि ये मेरे सामने जर्नल की बुक रखी है, इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स आ गए। मैंने कहा ये तो बहुत, इसमें सारे ट्रांजेक्शन्स बेटा आ गए। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि इसमें से इस पर्टिकुलर सेल्स की इंफॉर्मेशन निकालो, परचेज की, रेंटल की। तो मैंने क्या करा, चलो 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 इसमें से जो सेल्स की जानकारी है वो सेल्स के बॉक्स में डाल दो। एग्जाम्पल बॉक्स में समझाने कर, रियल लाइफ में कोई नहीं तो बॉक्स में डाले, समझाने कर। इसमें से मैंने सेल्स की इंफॉर्मेशन उठा के एक बॉक्स में जमा कर दिया, उस बॉक्स का नाम रखा सेल्स। क्या रखा बॉक्स का नाम? सेल्स। सेल्स अकाउंट कहते हैं हम उसको। ओके, तो उसको अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमने कहा। तो अब दूसरा मैंने कहा परचेज कराऊं, तो इसमें से जो परचेज की जानकारी उठा के वो परचेज वाले बॉक्स में रख दिया। इसमें से जो सैलरी की इंफॉर्मेशन थी वो उठा के मैंने सैलरी वाले बॉक्स में रख दिया। इसमें से जो रेंटल की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग कर दी उसको यहां से उठा के रेंटल के बॉक्स में डाला। तो हुआ क्या, वो जो बॉक्सेस से समझाने कह रहा हूं उसको अकाउंट कह देते हैं हम। रियल लाइफ में ऐसे बॉक्स नहीं होते, वो बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन अलग अलग हम अकाउंट बनाते। तो हमने यहां से जानकारी उठा के अलग अलग जगह पे जो सेम नेचर की इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई कर, इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं बेटा। क्लासिफाई कर दिया, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को उठा के एक जगह जमा करा। तो अकाउंट होता क्या है? अकाउंट बेसिकली इंफॉर्मेशन ऑफ same nature, information of same nature is recorded at one place is known as account। उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट। इसे हम कहते हैं अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट का मतलब एक जैसी इंफॉर्मेशन को, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आना। अभी मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपसे कहा बेटा हमने अभी यहां पर जो सीखे, हमने सीखे थे सर जर्नल सीखे, ठीक है, ये जर्नल था आपका, तो मैं लिख देता हूं यहां पे ये जर्नल है। अब ये जो जर्नल है इसमें तो आपने सारे के सारे ट्रांजेक्शन डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक, क्रोनोलॉजिकल मतलब एक के बाद, सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दिए। मैंने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाओ। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाया, उस बॉक्स को हम कहते हैं अकाउंट। क्या कहते हैं बेटा? अकाउंट। एक जैसी इंफॉर्मेशन को एक जगह लाना। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हम अकाउंट की दुनिया में क्या कहते हैं बेटा? अकाउंटिंग कॉमर्स की दुनिया में अकाउंट्स कहते हैं। तो हम, मैंने कहा कि भाई इसमें से मुझे इंफॉर्मेशन ले आओ जो इस एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखो। इसमें जो आपकी फॉर एग्जाम्पल रेंट से जो जानकारी लिखी आपने, उससे रेंट की एक जगह पे लेके आओ। एक और चीज कह दू, A/C जो लिख रहा है उसको अकाउंट। अकाउंट के इसमें जो रहता है उसको, अकाउंट को इस तरह शॉर्टकट A/C इस तरह लिखता है अकाउंट। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एक बॉक्स के नाम है। तो सैलरी की इंफॉर्मेशन जर्नल से मैंने यहाँ पे लेके आया अकाउंट में, रेंट अकाउंट में रेंट की लेके आया। सेल्स जो पूरे साल हुआ होगा बेटा, उसको सेल्स अकाउंट जो है मैंने वहां पर लेके आया। उसी तरह और मैं लिख देता, सपोज आपने
कुछ और खरीदे, मशीनरी खरीदे, तो साल में मशीनरी से रिलेटेड जो मशीनरी खरीदे उसको मशीनरी अकाउंट में आपने ले आए। तो ये जो जर्नल था आपका पहले बेटा, तो ये जर्नल बुक में से ये दूसरी स्टेप जो थी बेटा हमारी, वो हम कहां पर लेके आ रहे हैं, अकाउंट्स में। तो वो ऊपर जो है वो जर्नल है, और ये जो नीचे है जो है बेटा यहां पर हमारा, ये क्या चीज है हमारी, ये है हमारा अकाउंट। ये क्या है बेटा, ये है अकाउंट। तो आपने एक जैसी इंफॉर्मेशन जो थी, एक नेचर की जो इंफॉर्मेशन थी, उसको एक जगह पे जमा कर लिए। क्या करे बेटा, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को आपने एक जगह पे बच्चों जमा कर ली। क्यों? क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इसमें से बेटा मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जर्नल में से वो इंफॉर्मेशन को, एक सेल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो जर्नल में से नहीं, मतलब तकलीफ जा रही बहुत, इतनी जगह पूरे साल में ढूंढना पड़ता। हमने एक जगह उसको जमा करे, इसे हम कहते हैं अकाउंट। अब उसके बाद बेटा यहीं पे पांचवी और फिफ्थ और सिक्स स्टेप जो होती है वो अकाउंट से ही रिलेटेड होती है। फिफ्थ और सिक्स स्टेप जो होती है वो अकाउंट से ही रिलेटेड होती है। तो फिफ्थ स्टेप में यहां पे लिखता हूं, फिफ्थ स्टेप को हम कहते हैं आपका पोस्टिंग। क्या कहते हैं इसको हम, पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पोस्टिंग का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इंफॉर्मेशन या प्रोसेस, ऐसा लिखो, प्रोसेस ऑफ राइटिंग the amount from बुक्स ऑफ एंट्री बोलो या जर्नल बोलो, बुक्स ऑफ एंट्री को, जर्नल को बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते हैं, प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री। मैं समझाने लिखता हूं, फ्रॉम बुक्स ऑफ एंट्री, ब्रैकेट में लिख देता हूं लेजर, ओ सॉरी नॉट लेजर, बुक्स ऑफ एंट्री जर्नल, जर्नल में से आप ब्रैकेट में एग्जाम्पल जर्नल, कैश बुक भी होती है, सब्सिडरी बुक भी होती है, इस पर बाद में बात। वो आपको दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, गड़बड़ हो गई, रुको एक सेकेंड, ओके। सो प्रोसेस ऑफ राइटिंग, फ्रॉम राइटिंग द अमाउंट फ्रॉम, ऐसे लिख देता हूं मैं, आसान कर रहा हूं, जर्नल टू लेजर, जर्नल टू लेजर को ये अकाउंट, फ्रॉम जर्नल टू अकाउंट। अब जर्नल में से, ये जर्नल है, इसमें आपने पूरे डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल, इसमें से वो जानकारी को जो यहां पे लिखते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। तो आपने जो बॉक्स बनाया दैट इज अकाउंट, और जो ऊपर जो लिखे सैलरी अकाउंट दैट इज अकाउंट हेड कहते हैं उसको। तो ये जानकारी को ये जर्नल में से ये अकाउंट में लिखना, इसे कहते हैं पोस्टिंग। तब आप इमेजिन करो, ये मेरे सामने जर्नल रखा है, मेरे सामने क्या रखा हुआ है बेटा, ये जर्नल रखा हुआ है, ये जर्नल मेरे सामने रखा हुआ है, और मैंने कहा कि इसमें से इंफॉर्मेशन उठा के जो सेम नेचर की उसको एक जगह जमा कर दो। तो मैंने सैलरी का अकाउंट है, फिर सैलरी, रेंट, अलग अलग ऐसे बॉक्सेस है। ये इन्फॉर्मेशन ओ सैलरी की, सैलरी में डाला, ये इन्फॉर्मेशन रेंट की, रेंट में डालो, ये इन्फॉर्मेशन किसकी है बेटा, सेल्स की, सेल्स के बॉक्स में डालो, ये इन्फॉर्मेशन किसकी, मशीनरी जो खरीद रहे उसकी, मशीनरी का अकाउंट। आपने एक एक नेचर की इंफॉर्मेशन जो थी, नेचर के थे वो अकाउंट आपने अलग अलग बना, ये उठा के यहां से इसमें जो लिखते हैं उसे कहते हैं पोस्टिंग। उसे क्या कहते हैं बेटा, पोस्टिंग। अब क्या हुआ, अब रतन टाटा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन्होंने कहा यार ये बड़ा डिफिकल्ट है इससे समझना, तो हमको ओनर ने कहा बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को परफॉर्मेंस देखने से समझ ही नहीं, इतना डिफिकल्ट है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैंने सर मैंने आपके लिए आसानी किया ना, इसमें से सारे मैंने सेम नेचर के अलग अलग उस नेचर में बराबर डाल दिया। अब वो आए, देखिए हमने, अरे ये क्या है, मैंने सर अकाउंट है, इसमें पोस्टिंग भी कर दिया, इसमें देखो कितने सारे, अरे यार बोले ये सैलरी है, चलो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला सैलरी, मैंने बोला ये सैलरी, अच्छा सैलरी का अकाउंट रखा। मैंने यार सैलरी कोई एक दो थोड़ी कि ना है, सब इमेजिन करो बॉक्स है कोई, ये आपके सामने सैलरी अकाउंट का बॉक्स रखा है, तो ये इंफॉर्मेशन उठाए जर्नल से, वो बॉक्स में डाल दिए। अब वहां पे जब लिखी हमने तो बॉक्स देखे हमने सैलरी का, चलो लाओ लाओ, हम खुश हो गए, एक जैसी इंफॉर्मेशन एक जगह आई। सैलरी को मैं देखा, सैलरी अकाउंट को, वो उसको देखा, मैंने बोला भाई उस बॉक्स में तो कितने सारे, एक्चुअल में बॉक्स नहीं होता, समझाने कह रहा,
उस बॉक्स में। तो कितने सारे सैलरी की जानकारी दी है। मैंने बोला टाइम नहीं भाई, बिजी मैन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वो सैलरी अकाउंट में कितनी जा रही है, तो रतन टाटा जी कहे कितनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें आपने है सैलरी, मेरे पास तो टाइम नहीं है ये। तो फिर कैसे करेंगे सर, एक काम करो, बोले उसको ना टोटल करके बताओ मेरे को कि वो सैलरी वाले बॉक्स में टोटल सैलरी कितनी, मतलब जो सेल्स अकाउंट आपने बनाया अकाउंटिंग करते वक्त, उस सेल्स अकाउंट में आपने पूरा टोटल करो भाई, टोटल करो, आसान करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अकाउंटेंट को बोले आप अपना काम करो, मेरे को समराइज करके, टाइम नहीं है, बिजी, तो बोले आसान करके दो, तो बोले चलो टोटल करके दो आप। तो फिर 6 स्टेप पे आए। 6 स्टेप को कहते हैं बेटा, सॉरी, 6 स्टेप को कहते हैं टोटलिंग। क्या कहते हैं बेटा इसे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। टोटलिंग एंड बैलेंसिंग इसको कहते हैं समझना। अब ये सैलरी अकाउंट है बेटा, इसके दो साइड होते हैं। अभी डेबिट क्रेडिट पे मैं आज आ ही नहीं रहा हूं, वो मैं आऊंगा कल आएंगे, 1-2 सेशन लगेंगे, फिर डेबिट क्रेडिट की बात करें। लेकिन इस अकाउंट के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं बेटा। एक हिस्से का नाम है डेबिट। डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं डीआर, नॉट डॉक्टर, डीआर डेबिट। क्रेडिट साइड को कहते हैं सीआर, नॉट करोड़, क्रेडिट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ना अकाउंट का, वो डेबिट नाम से, राइट हैंड साइड को क्रेडिट्स, लाइक ए प्लस एंड माइनस इन मैथमेटिक्स। ओके, अभी आप बस इतना समझो, नाम है। अब डेबिट क्यों बोलते हैं, नाम, आपका कोई नाम है, आपके पेरेंट्स ने रखे, तो इनका नाम है ये। लेफ्ट हैंड साइड को अकाउंट को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो वो ओनर ने कहा भाई टाइम नहीं है, टोटल करो, टोटल करो, बिजी मैन। अच्छा, बोले सर सैलरी की इंफॉर्मेशन एक ला दी आपको, वो भी नहीं चल रहा, अब आप बोलते टोटल करके, हाँ टाइम नहीं। तो ये अकाउंट की साइड्स को बेटा, इसको इसकी टोटल करी जाती, इसे कहते हैं टोटलिंग। क्या करा जाता है, इसकी टोटल करी जाती कि डेबिट साइड की टोटल कितनी है, क्रेडिट साइड की टोटल कितनी है, और इसी तरह सारे अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट की टोटल करी जाती है। लेकिन कोई अकाउंट में हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा है, कोई अकाउंट में हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब वो कैसे ज्यादा होता है वो आगे के डिस्कशन की बात है, अभी सिर्फ आप इतना ही समझोगे बैलेंसिंग क्या होता है। इस अकाउंट को बैलेंस करता है। सपोज एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे बेटा टोटल इसकी यहां पे 10 है, सपोज डेबिट साइड में 10 है और क्रेडिट साइड में 8 लिखा है। तो टोटलिंग तो कर लिया, 10 डेबिट साइड में लिखा, 8 क्रेडिट साइड में लिखा। बैलेंस का मतलब होता है कि सर उसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है 2, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो पहले टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की, दोनों में डिफरेंस कितना आता है, दैट वी कॉल इट बैलेंसिंग। अब देखो यहां पे इस चीज को अच्छे से समझना। अब दो तरह के बैलेंस होते हैं, ये वर्ड्स को ध्यान से समझना। एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं, सेल्स में सपोज यहाँ पे 50 लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा डेबिट में, ये सपोज एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 लिख लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का बैलेंस आया, 40 का। तो आप देखो यहाँ पे इस अकाउंट में सैलरी में डेबिट किया था 10 से, क्रेडिट था 8 से, तो डिफरेंस आया 2। तो यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझना बेटा। if debit side is more than the credit side is called, क्या इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। में क्या है बताता हूं, 2 मिनट पेशेंस रखना बेटा। इफ क्रेडिट साइड is more than the debit side, if the debit side is more than the more than debit side is called credit balance. Okay, ओके, चलो मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि ये अकाउंट है बेटा, उस अकाउंट में अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। जैसे कि सैलरी के केस में हमने डेबिट यहां पे कितने से करे, 10 से, क्रेडिट कितने से, 8 से, तो टोटलिंग दोनों साइड की करे 10 और 8, फिर बैलेंस करे तो बैलेंस आया 2। तो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड 10, क्रेडिट साइड 8,
तो कौन सा साइड जाता है, डेबिट साइड। इफ डेबिट साइड, बैठा लो दिमाग में, इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस। तो ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। लेकिन यहां पर देखो बेटा, क्रेडिट में लिखा है सेल्स के 50, डेबिट में लिखा है 10, तो बैलेंस कितना है टोटलिंग के बाद 40 का। तो इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैलेंसेस ऐसे निकालते, इसका मतलब बेटा हमने क्या करे, हमारे पास ये एंड सबसे शुरू से करता, अभी तक क्या बोला, एंटिटी था, एंटिटी मतलब जिसके हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसका हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो उसके जो सारे ट्रांजैक्शन होते उसको एक जगह पे लिखते, उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। इस जहां लिखते उसका नाम हमने रखे जर्नल। अब जर्नल में हर ट्रांजैक्शन डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा गया। बड़ा मुश्किल होता है, तो हमने एक नेचर की इंफॉर्मेशन को उठा के इस जर्नल से हमने अकाउंट में, अकाउंट बनाते, एक नेचर की इंफॉर्मेशन एक जगह जमा करो तो अकाउंट बनाते, तो हमने अकाउंट बनाए। ये इंफॉर्मेशन सेल्स की उठा के सेल्स में, परचेज की परचेज में, रेंट की रेंट में, सैलरी की सैलरी में, एग्जांपल दिया, लेके गए। तो यहां से जर्नल में अकाउंट में लिखने को कहते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग करे बाद ओनर कहता है तो भी मेरे को और आसान करके दो, तो हमने उनको कहा कि ठीक है सर, हर अकाउंट की टोटल करते और आपको बैलेंस निकाल के दे, तो हमने टोटल करे और उसकी बैलेंसिंग कर दी। इफ डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड वी कॉल इट डेबिट बैलेंस, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड वी कॉल इट क्रेडिट बैलेंस। इस पे इतना भी फिक्र मत करना कि क्या व्हाट इज डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, आगे आएगा। अभी बस मेरी इतनी बात सुनो कि हमने वो अकाउंट की टोटल कर दिया। अब क्या हुआ, फिर रतन टाटा जी आए, भी बस इतना ही सब, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस उतना भी ध्यान नहीं दिए तो भी चलेगा, आगे सब सारी बातें डिटेल में और होंगी। अब मैंने कहा कि फिर क्या हुआ यहाँ पे कि रतन टाटा जी आए, बोले हाँ आइए सर। मैंने बोला देखिए सर, आपके लिए हमने कितना आसान काम कर दिए, हमने उसको एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लिख दिए, और उसके बाद सर हमने क्या कर, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह हमने लिख दिए, और उसके बाद हमने क्या करे सर, उसकी टोटल भी कर दिए, और देखो अकाउंट में लिखे टोटल कितने, आपको बड़ा आसान है। तो बोले फिर एक 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 एक, एक ढूंढना पड़ रहा है, बोले नहीं और आसान कर दे। सर और क्या आसान करके दे आपको, उन्होंने बोले नहीं एक काम करो, एक पेज लो, अभी मेरे पास यहाँ पे पेज कोई है नहीं, एक पेज लो, और ये जो सारे बैलेंसेस आए वो मुझे एक पेज में लिख के दो, समराइज करके दो, और आसान, कि मैं सिर्फ कागज में, अकाउंटिंग का पर्पस ही तो है चीजें आसान हो हमारी, तो अकाउंट वो कागज में मैं देख सकूं, अच्छा सैलरी का इतना टोटल बैलेंसिंग था, अच्छा रेंट का इतना, सेल्स का इतना, परचेस का इतना, ऐसा करके दो करे। मैंने बोला सर आपको टोटल करके दिया, बैलेंस निकाल के दिया, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा किया, आप कहते और आसान। हाँ बोले मैं कहाँ इतने पेजेस पर वो देखूंगा एक एक अकाउंट को, अच्छा सैलरी का कितना टोटल है, मैं कहाँ एक एक पेज पलटा के देखूंगा किसका क्या टोटल है। उन्होंने कहे कि इसको आप एक कागज में लिख के दे दो। कागज में क्या लिख के दूं, मैंने कहा, उन्होंने कहे ये सारे अकाउंट के जो बैलेंस आए वो बैलेंस को आप एक कागज में लिख के दे दो। तो जो मैं लिख के दूंगा बेटा उसे हम कहते, कितनी स्टेप हो गई, 6 हो गई, उसे हम कहते हैं यहाँ पे 7 स्टेप, इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस सर, एक मिनट, ट्रायल बैलेंस, इसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। मतलब अब ये क्या होती है ट्रायल बैलेंस, ये क्या होती है, दिस इज अ शीट ऑफ बैलेंसेस। मतलब यहां पे ये एक काम करो, दूसरे, ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या हो रही है बेटा, आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वी आर राइटिंग ऑल द बैलेंसेस एट वन प्लेस, वी आर, एक मिनट, राइटिंग all the balances of accounts at one place is called ट्रायल बैलेंस। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो सारे बैलेंसेस को एक जगह लाना, मतलब ये है मेरे सामने वो पेज, इसको मैं कहता हूं सर ये है ट्रायल बैलेंस, इस पेज को मैं कहता हूं ये ट्रायल बैलेंस है। उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे बस इतना बता दो, यहाँ नेचर लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे बता दो इस तरह कि भाई कुछ बैलेंसेस अकाउंट के डेबिट आएंगे, किसी के क्रेडिट, ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा कुछ समय बाद, कुछ किसके डेबिट बैलेंस आते हैं, किसके क्रेडिट, कैसे डेबिट, कब क्रेडिट करते हैं, ऑल दैट वो आगे का पार्ट है। लेकिन उस पेज में हमने सारे अकाउंट के बैलेंस को लिखे, किसी के डेबिट होते, किसी के क्रेडिट होते। अब हुआ यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे सैलरी, सैलरी को जो बैलेंस होगा उसको यहाँ पे लिख दिया, रेंट का जो बैलेंस आया उसको यहाँ पे लिख दिया,
सेल्स का जो बैलेंस आया मैंने यहां पे लिख दिया और इसको मैंने लिख कर टोटल करके रतन टाटा जी के हाथों में दे दिया। मैंने कहा सर ये लो, ट्रायल बैलेंस आपको दे दी गई है, ट्रायल बैलेंस आपको दे दी गई है और उनके हाथों में मैंने ट्रायल बैलेंस दे दिया। बोले वाह, ये किए ना तुमने कोई काम आसानी का, एक जगह पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, एक जगह पर आ गई। मतलब वो पेज में उनको दिख गया, अच्छा पूरे साल में सैलरी इतनी दी है, ये हुई ना बात, टोटल करके बैलेंस भी एक जगह लिख दिए, अच्छा रेंट इतना हुआ, अच्छा सेल्स इतना हुआ। अब रतन टाटा जी कहते वेरी गुड वेरी गुड, अब आप मेरे को बताओ हमारा प्रॉफिट कितना हो गया। तो सर चकरा गया, सर आप ये क्या पूछ रहे हैं नई चीज। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट कितना होगा। बोले सर ये तो मुझे नहीं पता। बोले क्यों नहीं पता। सर वो तो खर्चे और एक्सपेंस और इनकम को मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर ही बताऊंगा प्रॉफिट। तो बोले भाई ये ट्रायल बैलेंस भी मेरा पर्पस जो था प्रॉफिट फाइंड आउट करना, वो नहीं कर पा रहा, एक जगह पे आपने सारी समराइज करके लिख दी, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, वो चीज आप मुझे बताओ। तो बोले सर ऐसा है, हाँ उन्होंने कहा कि ऐसा है। तो उसके लिए अब हम आखिरी स्टेप आती, वी कॉल इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले एक छोटी चीज, अच्छा एक और चीज, ये ट्रायल बैलेंस में अलग अलग चीजें आती, जैसे कि ये ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कि कोई एक्सपेंसेस के बैलेंस हो, इनकम के बैलेंस हो, ठीक है, ये एसेट्स के बैलेंस। आप बिल्कुल साइंस स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं घबराना बेटा कि सर व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लायबिलिटीज, हमको नहीं पता, बिल्कुल घबराना ही नहीं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आते जाएंगी। बस अभी याद रखो कि कुछ बैलेंसेस होते हैं अकाउंट के, एक इंफॉर्मेशन एक जगह जमा करते हैं, उनकी जो टोटल करके बैलेंस निकाल के एक पेज में लिख दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, समराइज करके आपने लिख दिए बेटा। ओके, अब मैं आता हूं कि रतन टाटा जी ने कहा कि भाई साहब प्रॉफिट वॉफिट बताओ, ये क्या कागज हाथ में दे दिए, मेरे को तो परफॉर्मेंस देखना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो हमारा जो एक स्टेज आता है उसे मैं 7th के बाद मैंने यहाँ पे लिखा 9th। आप बोलेंगे 8 कहाँ गया, आएगा ना, मैं बताता हूँ। ये जो 9th स्टेज, अब इसको लिखना मत, पहले मेरी बात सुनो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं इसे, ये हमें बताता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉसेस पे मैं आता हूँ, लेकिन एक मौका दिया जा रहा है, कुछ छूटा तो नहीं। मतलब ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे लिखते हो ना आप 3rd स्टेप पे, सारे ट्रांजेक्शन लिखना चाहिए। अगर कुछ भूल गए तो फिर आपकी सही इंफॉर्मेशन, आपको सही प्रॉफिट और लॉस नहीं पता। हाँ हाँ ये बात तो सही है, सारे लिखो 100%, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सारे बताओ। अगर कुछ भूल गए तो सही प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पाएंगे हम लोग, क्योंकि वो आपने नहीं लिखे। तो एक मौका दिया जाता है बेटा, अगर भूल गए तो उसको लिख लो। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, क्या कहते हैं बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहते हैं इसको, एडजस्टमेंट एंट्री। सो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब रिकॉर्डिंग जो स्टेज होती है ना बेटा, उसको एंट्री भी कहते हैं। जो रिकॉर्डिंग स्टेज है ना, इसको एंट्री के भी नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इसको एंट्री के भी नाम से बुला सकता है। यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ भूल गए तो लिख लो, मौका दे रहे, अब बस अब फाइनल कर रहे हैं, हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, मौका दे रहे, बस फाइनल कर रहे, प्रॉफिट निकाल ले, जल्दी जल्दी बता दो ये कैसा है बेटा। तो बात तो सही है, हमने बोले कुछ भूल तो नहीं गए, पहले पहले आपने लिखना चाहिए था स्टेप नंबर 3 में, कुछ भूल तो नहीं गए, भूले हो तो लिख दो, हम अभी लिख लेते, फिर प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालना, अगर हमने नहीं लिखे कोई चीज भूल गए, और अगर नहीं लिखे तो फिर गलत होगा। तो हम एक मौका देते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब द ट्रांजेक्शन which have not been recorded in the books of account, मतलब वही जर्नल है नोट, उसमें आपने नहीं लिखे, सो फार, अभी तक, सो फार मतलब अभी तक बेटा, सो फार हैज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। अगर भूल गए तो अभी लिख लो, हैज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। इसको कैसे लिखते हैं एडजस्टमेंट एंट्री में बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अगर कुछ भूल गए तो उसको लिखा जाता है, कैसे लिखते बात का चर्चा है, ठीक है। अभी सिर्फ आप एक थीम देख रहे हो, आप बेसिक आइडिया ऊपर की देख रहे हो, ठीक है। अब हमने बोले ठीक है, मौका दिया, कोई भूल गए तो उसको भी हमने लिख लिया। मैंने बोला भाई ट्रायल बैलेंस कुछ काम वाम नहीं कर रही है, यहां तक पहुंच गए, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट। बोले भाई ट्रायल बैलेंस तो सब आपने समरी लिखी है, सब अकाउंट के बैलेंसेस की।
तो हम एक स्टेटमेंट बनाते, उसे कहते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद है प्रीवियस सेशन में रिलायंस का सेल्स से सब बताया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बताया, देख बिल वहां पे दिखता है कितना है। तो इसे एक और नाम से बुलाते फाइनल अकाउंट। क्या नाम से बुलाते हैं बेटा इसको? फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी बुलाते, ये आखिरी स्टेप होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है आपका बेसिकली दो हिस्सों में बंटता है। कितने हिस्सों में बंटता है बेटा? दो हिस्सों में। एक हिस्से को कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नाम से बुलाते हैं। दूसरे हिस्से को बुलाते हैं बेटा बैलेंस शीट। अब आप बस इतना समझोगे बेटा, एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा जो है बताता है हमें, ओके सॉरी, एक हिस्सा जो है बेटा हमें बताता है, क्या बताता है एक हिस्सा? ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस बताता है। परफॉर्मेंस ये हमें बताता है, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है बेटा कि हमारा पूरे साल में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या, सॉरी, परफॉर्मेंस का मतलब ये हमें बताता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। क्यों विजिबल नहीं हो रहा? जस्ट 1 मिनट बेटा, कनेक्टेड, ओके, ये स्लो आ रहा है, नो इश्यूज, ओके। तो प्रॉफिट है, क्या बताता है परफॉर्मेंस बेटा हमारा? कि प्रॉफिट है कि लॉस है। ठीक है, तो कौन बताता है? वो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके दो हिस्से होते हैं, प्रॉफिट एंड, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ऐसा लिखिए, प्रॉफिट और लॉस, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। तो प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ ये हमको बताता है। ओके, अब जो दूसरा होता है वो चीज है बेटा हमारी बैलेंस शीट। हमको ये बताता है पहला कि ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट है कि लॉस है। दूसरा जो है बेटा हमारा, दूसरा हमको बताता है कि भी बैलेंस शीट है, वो हमको बताता है कि हमारा पोजीशन क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब होता है बेटा, यहाँ पे आप इतना समझो कि हमारी पोजीशन कितनी, मतलब हम क्या किसी से हमको कुछ लेना है। तो बेसिकली ये आप टर्म्स साइंस वाले बिल्कुल घबराना नहीं बेटा, ये बताता है कि एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है। ये एसेट्स कितनी और लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब हमें ये बताता है कि एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है बेटा। एसेट्स का मतलब अभी आप फिक्र मत करना, आगे चीज आएंगे, साइंस वाले बिल्कुल नहीं घबराना बेटा। पोजीशन मतलब हमको अभी मैं शॉर्ट में कहता हूँ, किसी से कितना लेना है, हमारी कितनी संपत्ति है, मतलब कितनी फर्नीचर है हमारे ऑफिस में, मशीनरी कितना है। अब इन शॉर्ट मैं ऐसा कहता हूँ, बैलेंस शीट वो चीज होती है बेटा जिसमें, अभी बैलेंस शीट और पीएनएल में डिफरेंस अभी बता देता हूँ। बैलेंस शीट में वो आइटम होते हैं जिसके लेन देन बचे है और जिसके बेनिफिट मिलना या देना बचा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने किसी को उधारी में बेचा, तो किसी को अगर उधारी में बेचा बेटा, तो उससे मेरे को पैसा लेना है, तो दैट इज एसेट। तो वो मतलब लेन देन बची हुई, उधारी में खरीदा तो पैसा देना है, लेन देन बची है। या सर्विसेज अभी आपको और लेना, फॉर एग्जाम्पल जो सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो एक सिस्टम, एक कैमरा लगा हुआ है सामने, कैमरा 1 साल की लाइफ नहीं है, तो 5 साल कैमरा चलेगा, तो उसका बेनिफिट मेरे को अगले साल भी मिलेगा। मतलब कुछ बेनिफिट मिलना बचा है और हमारी लेन देन जो बची है वो आइटम हमारे बैलेंस शीट में आते हैं। जो लेना है तो एसेट, देना है तो लायबिलिटी। अभी बस आप इतना ही समझो। तो फिर पीएनएल में क्या आते हैं सर? पीएनएल में उसी साल के सिर्फ 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 उसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम आते, खर्चे और इनकम उसी साल के आते हैं। तो आप यहां पे ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और इनकम यहां पे लिखते, तो खर्चे और इनकम लिखते, जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। यहाँ पे जो बैलेंस शीट में जो लेन देन बचे, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाना बेटा। बैलेंस शीट में जो आइटम है जिसकी लेन देन बची हुई, जिसकी सर्विसेज मिलना बची हुई है ना, एफ जिसको और हमको आगे बेनिफिट मिलने वाला है, वो चीज हमारे पास रखी हुई, तो वो उसका बेनिफिट आगे भी होगा, उसका लेन देन आगे करना बचा है। तो इसीलिए बैलेंस शीट के जो आइटम होते हैं बेटा, जो बैलेंस शीट के आइटम होते, इसीलिए उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते, कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, आपने सिर्फ अभी जितना हमने सारी अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस की, अब इस चीज को समझेंगे। अच्छा, पीएनएल के आइटम क्यों नहीं करते कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर? क्योंकि भाई साहब वो उसी साल के खर्चे, उसी साल की इनकम खत्म वहीं पे, उसको चैप्टर क्लोज उसका।
अगले साल अगले खर्चे अगले इनकम अलग से बनेगा। लेकिन जो बैलेंस शीट का आइटम हो तो उसकी लेन देन बची हुई होती है, उसके सर्विसेज मिलना बचा है, उसके बेनिफिट्स लेना बचा है, इसीलिए उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि अगले साल फिर वो लेन देन पूरा करेंगे या बेनिफिट्स लेंगे, हम एसेट जो हमारे उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, अब ये प्रोसेस हुई हमारी अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग हमने शुरू कहां से करे, सबसे पहले 9 पॉइंट्स अच्छे से समझ लो बेटा। सबसे पहले एंटिटी हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा किसकी अकाउंटिंग करना है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। अब हमारे एग्जांपल में टाटा मोटर्स एक एंटिटी थी, वो उसके सारे ट्रांजेक्शन हो गए। ट्रांजेक्शन मतलब होता है बिजनेस डीलिंग विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। उसमें दो पार्टी होती है मिनिमम, एक पार्टी हमेशा एंटिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लेन देन को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। ओके, और उस ट्रांजेक्शन को लिखते हैं उसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग, वो प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री भी कहते हैं, पहली बार लिखते हैं। और हम जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली डबल एंट्री सिस्टम होता है, हम आगे पढ़ेंगे, वो फॉलो करके हम जर्नल में सारे ट्रांजेक्शन लिखते डेट वाइज इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई बिजनेसमैन चाहे कि जर्नल के अलावा कोई और बुक मेंटेन करना चाहे तो कर सकता है, वो होती कैश बुक और सब्सिडरी बुक। अभी ये डिस्कशन का पार्ट नहीं कि व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज सब्सिडरी बुक, वो सब आगे आने वाला है। फिर हमने डिस्कस किए कि एक हमने जर्नल में एक जैसी इंफॉर्मेशन, सॉरी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह जमा करें। अब उस इंफॉर्मेशन को एक नेचर की एक जगह पे लेके आना, तो उसे हम कहते हैं अकाउंट। जर्नल से अकाउंट में लिखने को कहते हैं पोस्टिंग। उस अकाउंट की हम करते टोटल और फिर उसका बैलेंस निकालते, उस बैलेंस को हम फिर एक जगह लिखते, उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम देखते कोई एंट्री छूट तो नहीं गई, अगर छूट गई तो उसको हम लिखते हैं, हम उसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और उसके बाद बेटा हम फिर बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है हमारा परफॉर्मेंस और हमारी पोजीशन, हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है और हमारी एसेट्स और लायबिलिटी कितनी है। तो दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये साइकिल हर साल इसी तरह चलते हैं, इसी तरह हमारी हर साल साइकिल चलती रहती है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस कौन देखना चाहता होगा, ये पोजीशन कौन देखना चाहता है, शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इसको देखना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स के अलावा बेटा जो बैंक जिनसे हम लोन लेते हैं वो लोग भी चाहते हैं कि जैसे कोई टाटा मोटर्स अगर लोन लेना चाहता है कोई बैंक से, तो बैंक उसके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है कि आप कैसे परफॉर्म करें, इससे पता चलता है बिजनेस की और कि कैसा परफॉर्म करा। और इसको आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आप लास्ट स्टेप एक और सीखिए, कम्युनिकेट करते शेयर होल्डर्स को देते, देखो ये परफॉर्मेंस है। बैंक मैनेजर मांगता है लोन लियो, बताओ बताओ कैसा परफॉर्म करते, बैंक मैनेजर को दी, गवर्नमेंट बोलते अच्छा टैक्स पे करना है प्रॉफिट पे, लाओ तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर गवर्नमेंट को देते हैं, फिर हम ये गवर्नमेंट को देते। और उस तरीके से बहुत लोग इसको यूजर्स भी कहते हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते वो मांगते हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताओ कैसे परफॉर्म कर रहे हो। सो इसीलिए अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस मतलब वो आपके और मेरी तरह बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कह जरूर रहा है। क्या कह रहा है बेटा, कि परफॉर्मेंस कितना है, पोजीशन कितनी है, इसीलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। ओके, अब शुरू कहां से किए थे हमने चैप्टर, हमने ये शुरू कहां से किए थे बेटा, बताओ मेरे को। अब ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग से हमने शुरू किए थे, तो क्या देखे थे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अब आपको ये चीज समझ में आएगी, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, अच्छा तो हमने देखे थे सर एक रिकॉर्डिंग वाली बात किए थे, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग साइकिल में जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में रिकॉर्डिंग करे थे। तो रिकॉर्डिंग कहां पे करते थे हमने, वहां पे हमने डिस्कस किए थे, हम रिकॉर्डिंग करते थे जर्नल में, रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में। उसके बाद हमने देखे थे क्लासीफाई, क्लासीफाई करना मतलब एक जगह पे लेके आना, तो वो कहां पे देखे थे हमने, अकाउंट में। अच्छा, समराइज करना, उसको समराइज कहां पे किए थे बेटा, हमने समराइज किए थे उसको ट्रायल बैलेंस में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने समराइज करके बताया कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना है। ओके, तो हमने देखे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब अकाउंट, समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, इन सिग्निफिकेंट मैनर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन होते उसी को रिकॉर्ड करते, ट्रांजेक्शन इवेंट विच आर इन एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो मॉनेटरी टर्म में उसी को रिकॉर्ड करते, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उस परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट करना मतलब हम देखते हैं कि कैसा हमने परफॉर्म करे। अब ये डेफिनेशन पढ़ू तो मुझको कुछ समझ में आता है बेटा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग मतलब अकाउंट,
समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस इन ए सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट को कौन से नहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर के और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट हम करते, ये मीनिंग होती है अकाउंटिंग की। इसको अगर रटने बोलता तो बहुत गलत बात होती। तो अकाउंटिंग को इस तरह कहते, सबसे पहले एंटिटी, अब मेरी बात समझेंगे, हमने यहां पे जो चीजें आपको बोला हूं मैं बताता हूं। आपको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना चार पांच चीजें आपको दी है सी इंस्टीट्यूट ने। कौन सी बेटा? एक दी है आप लोगों को जर्नल क्या है वो पढ़ना रहेगा हमको, जर्नल क्या है, कैसे अकाउंटिंग होते हैं, ऑल दैट। उसके बाद कैश बुक इस चैप्टर में है आपको। उसके बाद सब्सिडरी बुक से बेटा, तो तीन टॉपिक तो ये है जो हमको न्यूमेरिक प्रॉब्लम करना है, इस पर सीखेंगे आगे। उसके बाद बेटा आपको एक है इस चैप्टर में अकाउंट्स क्या है वो है, उसमें पोस्टिंग और टोटलिंग आ जाती है। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो सर एडजस्टमेंट एंट्री और फाइनल अकाउंट नहीं, नहीं, इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, एक सेपरेट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर पे कितनी चीजें कहा मैंने? 5। जर्नल आपको कवर की इसी इंस्टीट्यूट ने, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, अकाउंट और क्या करी? ट्रायल बैलेंस। तो ये पांचों चीजों पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला आगे चल के। तो हम पहले जर्नल देखेंगे क्या होता है, कैश बुक पे फिर उस पे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क दिया जाएगा, फिर कैश बुक रहेगा बेटा उस पे डिस्कशन होगा, फिर उस पे क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क दिया जाएगा। उसी तरह सब्सिडरी बुक्स, अकाउंट और ट्रायल बैलेंस पे भी होगा। तो ये प्रोसेस हमने क्यों डिस्कस करे? क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, मीनिंग को समझे। सो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपरली लिखा रहता है उसका कोई तरीका, उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन इवेंट को लिखते जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के, और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करते कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है। ओके, तो दिस इज द मीनिंग समझना, प्रोसेस समझना जरूरी था। लेकिन इस चैप्टर में आपको 5 चीजें कवर है। कौन सी 5 चीजें? जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट, ये 5 चीजें कवर है। उसको डिटेल में डिस्कशन अभी शुरू होगा मत, लेकिन उस चीज को समझने के लिए पहले बेटा, उस चीज पे जाने के लिए पहले हम बहुत अच्छे से एक एंटिटी कंसेप्ट भी और अच्छे से उस पर डिस्कशन होगा आगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांजैक्शन कैसे पहचाने जाते, कैसी दो पार्टी पहचाने जाते, सारी चीजें हम सीखेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हम ये एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से शुरू करेंगे और डिस्कशन होगा, और उसके बाद क्वेश्चंस करे जाएंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा, कैसे पहचानते, कैसे दो पार्टी पहचाना जाता है, फिर उसको हम सीखेंगे। उसके बाद फिर जर्नल के क्या रूल है, ये रूल है ना कोई, यहाँ पे कोई रूल है बेटा, ये यहाँ पे ये रूल है, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, वो सीखेंगे। फिर जर्नल सिखाऊंगा, फिर कैश बुक अलग अलग तरीके उस पर डिस्कशन होगा, फिर वो सिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चन, फिर सब्सिडरी बुक पे डिस्कशन, फिर उस पर क्वेश्चन करे जाएंगे। तो आपको ओवरऑल आइडिया है कि इस चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है। अब एक और चीज बेटा कि ये चैप्टर आपका इतना इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशली कॉमर्स वाले, साइंस वाले आपको तो रेगुलर देखना है, कॉमर्स वाले बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे। आपको लगता है हमको आता है, मत करना ये गलती बेटा, आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे। और जब हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे, एक इतनी छोटी छोटी चीजें सिखाऊंगा, आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ये आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन है। बिलीव मी, इस चैप्टर पे ये जो चीजें मैंने यहां बोला, इस पे पूरे आगे के चैप्टर डिपेंड है, काफी कुछ। तो अगर आपने यहां पे गड़बड़ कर इस पे ध्यान नहीं दिया, आगे 10-12 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे का सारा उस पर डिपेंड है। अब क्या होगा, इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे, ये चीजें सीखेंगे, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक क्या होती है, ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट, हमने तो अभी ओवरव्यू देखे आज हमने बस। ओके, अब डीप में देखेंगे। अब इन्हीं चैप्टर्स का आगे इंप्लीकेशन और है, जो आपने इस चैप्टर में सीखे हो आगे चैप्टर में और करना रहेगा। मतलब ये चैप्टर में हम सीखेंगे, गलतियां करोगे आप, फिर मैं बताऊंगा, फिर सुधारेंगे, गिरेंगे उठेंगे, मैं आपको सुधारते जाऊंगा चीजें, और इसी का फिर इंप्लीकेशन आगे के चैप्टर्स में आते जाएगा, इसी का यूज आगे के चैप्टर में होने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ऐसा नहीं होता अकाउंटिंग में एक दिन में सब हो गया अपन, नो, अपन को एक एक चीज समझना है। उसको हो सकता है आप गलती भी करो, फिर मैं बताऊंगा देखो गलती करो, उसको सुधारेंगे बेटा अपन। फिर आगे के चैप्टर्स पे जब आएंगे, फिर वहां पे आप और इसको एडवांस लेवल पे यूज करोगे, यूज करते जाओगे, और सोचते सोचते जाओगे, जब कोर्स खत्म होगा यू विल बी वेरी स्ट्रांग इन अकाउंट्स। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमने सिर्फ इतना डिस्कस करे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को समझना, अकाउंटिंग प्रोसेस समझना जरूरी था, उस पर डिस्कशन हमने किए।
नाउ नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बताऊंगा, इसी चैप्टर का पार्ट है, एंड देन वी स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।